खेती बाड़ी की हर पहलू से रूबरू कराता हमारा खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, आप तो जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको जागरूक करते हैं, आपकी पैदावार में बढ़ोतरी करवाते हैं और नई नई जानकारी देते हैं। जानकारी हमारे पास है, लेकिन उससे पहले आपको लिए चलते हैं समाचार के लिए। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। गुमला के पशुपालकों के लिए दुधारू मवेशी वितरण योजना। रांची जिला में पड़ती भूमि पर खेती करने वाले किसानों को दी जाएगी प्रोत्साहन राशि। मूंग के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पूसा विशाल। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2016-17 के तहत गुमला के पशुपालकों को बैंक ऋण सह सरकारी अनुदान पर दुधारू गाय दिया जाएगा। इसमें 5 दुधारू मवेशी की योजना लागत 2,98,375 रुपए है। इसमें 50% अनुदान दिया जाएगा। 20 दुधारू मवेशी की योजना लागत 11,93,500 रुपए है। इसमें 25% अनुदान दिया जाएगा और 50 दुधारू मवेशी की योजना लागत 29,73,750 रुपए है। इसमें 20% अनुदान दिया जाएगा। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला गव्य विकास कार्यालय गुमला में 30 जून 2016 तक आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत रांची जिला में पड़ती जमीन पर खेती करने वाले किसानों को आर्थिक सहयोग पहुंचाने के लिए प्रोत्साहन राशि देने की योजना बनाई गई है। योजना के अनुसार प्रति किसान 4,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना से लाभ लेने के लिए किसान जल्द से जल्द अपने प्रखंड कृषि पदाधिकारी से संपर्क करके विस्तृत जानकारी प्राप्त करे और जरूरी कागजात के साथ आवेदन पत्र जमा करे। खीरा की खेती में रोग एवं कीटों के रोकथाम के लिए रासायनिक दवाइयों का उपयोग न करके जैविक दवाइयों का उपयोग करना ज्यादा फायदेमंद होता है। इसके लिए नीम और करंज निर्मित दवा का व्यवहार करें। साथ ही खेत में फेरोमोन ट्रैप लगाएं। किसान भाइयों को मैं ये सलाह देना चाहूँगी कि जब भी ये खीरे की खेती करें तो उसमें जैविक ही कीट नियंत्रण या रोग नियंत्रण पद्धति को अपनाएं, क्योंकि क्या होता है कि इसको डायरेक्ट किसान कच्चा ही खाने में व्यवहार करते हैं। तो वैसी परिस्थिति में क्या होता है कि अगर रासायनिक उसको दवा देंगे तो वो डायरेक्ट हमारे जो है शरीर में पर्यावरण में आएगा, वो काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो इसके लिए जो है बहुत सारे नीम निर्मित जो है कीटनाशक हैं, करंज निर्मित कीटनाशक है, या हम लोग सजेस्ट करते हैं 10 परनी जो है 10 पत्ते का जो है, वैसे पत्ते जिसको जानवर नहीं खाते हैं उससे बनी निर्मित जो है उसका दवा का प्रयोग करें। इसके साथ साथ जो है हम लोग बताएं कि गंध पास फंदा जो फेरोमोन ट्रैप है, वो ट्रैप का अगर व्यवहार करके हम कीड़ों को नियंत्रण कर लें तो इससे हमारा जो है वो, चूँकि किसान भाई, इससे आप बिना दवाई के या कम लागत में आप अपनी फसलों को सुरक्षा दे सकते हैं और ये काफ़ी उनके लिए लाभप्रद। राज्य के जो किसान खरीफ दलहनी फसलों में मूंग की खेती करना चाहते हैं, वे 15 जून से 15 जुलाई तक फसल लगाने का काम कर सकते हैं। इस फसल से ज्यादा उपज लेने के लिए किन उन्नत प्रभेदों का चयन करना ज्यादा फायदेमंद होगा, आइए इस संबंध में जानते हैं अपने कृषि विशेषज्ञ से। झारखंड में जो है मूंग की उपयुक्त किस्में जो है पूसा विशाल, SML 668, पूसा सम्राट, ये प्रजातियां हैं और इसको लगाने का उचित समय जो है 15 जून से 15 जुलाई। किसान ट्रैक्टर चालित पटेला की मदद से मिट्टी को बराबर करने और मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम कर सकते हैं। इसके उपयोग से उपज में 2 से 3% की वृद्धि देखी गई है। आइए आज हम जानते हैं लत्तेदार सब्जी फसलों के फूल में लगने वाले कीटों के रोकथाम के उपाय के बारे में। किसान भाई, लत्तेदार सब्जी फसलों में फूल लगने के 10 दिन बाद फसल पर नीम सीड पाउडर एब्स्ट्रैक्ट 4% दवा या इंडोक्स कार्ब दवा आधा मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। 2 छिड़काव 10-10 दिन के अंतराल पर करें। इससे लत्तेदार सब्जी फसलों के फूल में कीट और रोग नहीं लगते हैं।
एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति मेदिनीनगर में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मध्यम 2130 रुपए से 2400 रुपए, गेहूं 2050 रुपए से 2200 रुपए, दाल अरहर 12800 रुपए से 14500 रुपए, दाल मसूर 9370 रुपए से 9800 रुपए, दाल चना 6820 रुपए से 7200 रुपए, सरसों तेल 9750 रुपए से 10800 रुपए, चीनी 3880 रुपए से 4100 रुपए, आलू 1350 रुपए से 1500 रुपए और प्याज 1380 रुपए से 1500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाइयों, आपने देखा कृषि समाचार जिसमें मौसम का मिजाज आपको पता चल गया, मंडी का भाव भी पता चल गया और तरह तरह के नए नए आविष्कार जो भी हुए हैं उनके बारे में भी जानकारी आपको मिल गई। यहाँ पे हम लेंगे एक छोटा सा विराम। विराम के बाद फौरन वापस आते हैं, कहीं मत जाइए। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, अब बारी है जानकारी की। तो आज हम अपने किसान भाई बहनों को बताएंगे कि सब्जी फसल सोयाबीन की उन्नत खेती कैसे करें। यहाँ बिल्कुल आपने सही समझा, सोयाबीन की हम बात कर रहे हैं। किसान भाई बहन, आप खेती बाड़ी करते ही हैं, सब्जियाँ भी लगाते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको किसी भी चीज़ की तैयारी करनी होती है और खेत की तैयारी की बात की जाए, उसके बाद बीज की बात की जाए, तो उन्नत किस्म के बीज को लगाना चाहिए और उसकी किस तरह से देखभाल करनी है, विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे विशेषज्ञ हमसे जुड़ चुके हैं। तो सीधा आपको वहीं लिए चलते हैं और जानते हैं कि इसकी उन्नत खेती कैसे करें। आज हम बात करेंगे सब्जी फसल सोयाबीन की उन्नत खेती के बारे में। तो हमारे साथ में हैं डॉक्टर ब्रजेश पांडे जी। पांडे जी, सोयाबीन की खेती यहाँ पे कुछ नई खेती है, तो यहाँ पर इसके क्या संभावनाएं हैं? जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि सोयाबीन जो है वो प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है और पूरे देश में इसकी खेती जो है इसी के लिए की जाती है। मध्य प्रदेश इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है हमारे यहाँ। और जो जहाँ तक सब्जी वाली सोयाबीन की बात है, तो इसमें जो हमारी सब्जी में फलियों वाली मुख्य फसल है जो मटर है सब्जी वाली, उससे लगभग दुगना मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है और लगभग 6 गुना मात्रा में इसमें ऊर्जा पाई जाती है मटर की तुलना में, जो कि पौधों मिट्टी को भी मजबूत करने के लिए सोयाबीन की फसल काफ़ी अच्छी है। और साथ साथ किसान भाई और जो हमारा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है झारखंड का, यहाँ पर
इनके पोषण के लिए ये फसल बहुत ही लाभदायक है। जैसा आपको बताया कि इसमें दुगना प्रोटीन की मात्रा मटर की तुलना में पाई जाती है और 6 गुना ऊर्जा की मात्रा पाई जाती है। अतः ये स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभप्रद है किसान भाइयों के लिए और मिट्टी के लिए भी ये लाभप्रद फसल है। भूमि का चुनाव हम लोग किस तरह करें, किस किस भूमि हम लोग कर सकते हैं? जी हाँ, झारखंड की अगर बात करते हैं, यहाँ का जो पठारी क्षेत्र है इसमें इसकी खेती मुख्यतः ऊपरी ज़मीन पर की जाती है, ऊपरी पठारों में की जाती है जो, और मुख्यतः इसकी खेती वर्षा आश्रित क्षेत्र में की जा सकती है। अगर बहुत ही अधिक वर्षा में कोई ऐसा कमी आ जाती है या कोई ऐसा बहुत ऑड सिचुएशन आ जाता है तो उसमें 1-2 सिंचाई में इसकी खेती की जा सकती है। पांडे सर, हमारे किसान भाई को बताएं कि ये किस किस मौसम में कर सकते हैं हम लोग इसकी खेती? इसकी खेती मुख्यतः खरीफ महीने में की जाती है और इसको लगाने का सबसे उपयुक्त समय, जैसा कि पिछले साल के मानसून वगैरह को देखते हुए हमारे यहाँ जून के द्वितीय पखवाड़े में है। जून के द्वितीय पखवाड़े में अर्थात 15 जून से 30 जून के बीच में। पांडे सर, आप बताएं कि इसका बीजोपचार किस तरह हम कर सकते हैं? सब्जी वाली सोयाबीन भी मुख्यतः इसका बीज उपचार करने में भी जिस तरह से कि अन्य दलहन फसलों का हम करते हैं उसी तरह से इसका भी बीज उपचार करेंगे। इसको लगाने से पहले इसका बीज उपचार राइजोबियम और एक फंगीसाइड, चाहे वो कार्बेंडाजिम हो जो बेविस्टिन के नाम से आता है, उसकी सहायता से कर सकते हैं। इसमें 2 ग्राम बेविस्टिन प्रति किलो बीज की दर से इसका उपयोग कर सकते हैं और राइजोबियम कल्चर का उपयोग करेंगे। उसमें पानी के घोल में राइजोबियम कल्चर को घोलकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला देंगे जिससे कि वो राइजोबियम इस पे चिपक जाएंगे। दूसरा एक जैविक विधि है इसके बीज उपचार की। तो इस जैविक विधि में ये है कि एक तो गोमूत्र, 1 भाग गोमूत्र और 2 भाग पानी हो, उसमें राइजोबियम कल्चर और मिला के उसमें बीज को डुबो के रखते हैं करीब 25 से 30 मिनट तक। उसके बाद उसको छान के और राख उसके ऊपर रगड़ देते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका बीज को कवक और कीट दोनों से सुरक्षा प्राप्त हो जाती है। साथ ही साथ बीज को खेत में चिड़िया भी राख लगी रहने के कारण नहीं चुनते। अच्छा पांडे जी, सोयाबीन की खेती यहाँ तो नया चीज़ है, तो यहाँ का तैयारी हम लोग किस तरह, खेत की तैयारी किस तरह कर सकते हैं? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सोयाबीन और ख़ासकर सब्जी वाली सोयाबीन की खेती यहाँ के लिए एक नई चीज़ है। तो इसके लिए बहुत अन्य जो दलहन फसलें हैं उन्हीं की तरह खेत की तैयारी की जाती है। कोई और विशेष इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ ये ध्यान रखते हैं जैसे अन्य दलहन हैं इनकी तरह ही इसमें भी पानी नहीं लगना चाहिए इसके पौधे के पास, और ऊपरी ज़मीन का चुनाव करते हैं 2 से 2 जुताई करके और इसको लगा देते हैं। और लगाने के लिए इसको 1.5 फीट लाइन से लाइन और 1 फीट जो है पौधा से पौधा की दूरी ही मेंटेन करते हैं। अच्छा पांडे जी, अब बताएं कि इसका हम लोग खाद का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं? जैसा कि बताया आपको कि इसके लिए जो भूमि का हम चुनाव करते हैं उसमें जैव कार्बन की मात्रा होनी चाहिए पर्याप्त मात्रा में। और जहाँ तक खाद और उर्वरक के उपयोग की बात है तो हमको सबसे पहले मिट्टी जांच करा के उसकी अनुशंसा के आधार पर करते हैं। और झारखंड और रांची, खासकर रांची ज़िले के आसपास जो भूमि पाई जाती है उसके लिए यहाँ पर 15 से 20 टन कंपोस्ट प्रति हेक्टेयर और 60 केजी नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और 30 से 35 केजी पोटास की ज़रूरत सामान्यतः देखी गई है इसकी खेती के लिए। खेती कर लिए, उसका हम लोग यूज़ कैसे कर सकते हैं? जो ये सब्जी वाली सोयाबीन है इसका उपयोग जो है जिस तरह से मटर का उपयोग किसान भाई करते हैं इस तरह से इसको कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि ताज़ी इसके बीन्स को लाए छील के, जिस तरह मटर की सब्ज़ी बनाते हैं वैसे उपयोग करिए। दूसरा तरीका ये है कि इसको सुखा के आप रख सकते हैं और उसके बाद भिगो के, जैसे चना वगैरह की को सब्ज़ी के रूप में हम उपयोग करते हैं, इस तरह से भी इसका उपयोग खाने के लिए किया जा सकता है। कि किसान भाइयों से हमारा विशेष अनुरोध है कि इस फसल की खेती करें, क्योंकि हमारे झारखंड राज्य में इसकी बहुत आवश्यकता है। प्रोटीन और ऊर्जा की हमारे बच्चों को, हमारे यहाँ की महिलाओं को बहुत ज़रूरत है। तो उनसे हमारा अनुरोध है कि धान जो ऊपरी भूमि में गोड़ा धान वो लोग करते हैं उसके जगह पर कुछ क्षेत्र में ही सही लेकिन इसकी खेती ज़रूर करें। किसान भाइयों, अभी आपने देखा कि सब्जी फसल सोयाबीन की उन्नत खेती के बारे में
तो डॉक्टर साहब यहाँ पे आए और इतनी अच्छी जानकारी दी। डॉक्टर साहब को हमारे से धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार। तो किसान भाइयों, कैसी लगी जानकारी? बिल्कुल सही, लेकिन जानकारी सिर्फ ले लेने से काम नहीं चल जाता है, क्योंकि जानकारी पर अगर आप अमल करेंगे तभी आपको इसका फल मिलेगा, और फल भी काफ़ी मीठा। लेकिन इससे पहले कि हम और नई जानकारी, अगली जानकारी आपको दें, छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं सब्जी के बाद दाल की। बिल्कुल, दाल का नाम लेने से ही अरहर ध्यान में आ जाता है, और आप तो जानते ही हैं कि सरकार अब इसका समर्थन मूल्य भी बढ़ा दी है। और किसान भाई बहन, अब जी तोड़ मेहनत करिए और अरहर की खेती कीजिए, क्योंकि अरहर लगाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, और अरहर के साथ साथ बहुत सारे और भी चीज़ आप लगा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे अरहर आधारित अंतर्वर्तीय खेती की। किसान भाई बहन, इस खेती में आपको खर्चा बहुत ही कम है और मुनाफा तो पूछिए ही मत, क्योंकि भाई अरहर जो है काफ़ी स्वादिष्ट भी है और लोग काफ़ी पसंद भी करते हैं। और आपको तो मैंने पहले ही बताया कि सरकार ने इसका समर्थन मूल्य भी बढ़ा दिया है। तो चलिए जानते हैं कि इसकी खेती कैसे करें। हमारे विशेषज्ञ हमसे जुड़ चुके हैं, सीधा आपको उन्हीं के पास ले चलते हैं और जानकारी लेते हैं। आज हम जानेंगे कि अरहर आधारित अंतर्वर्ती फसलें कौन कौन सी है और इसको लगाने का समय क्या होता है। इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मनोज सिंह। डॉक्टर साहब, अभी झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारे किसान भाई अरहर लगाने के लिए तैयार हैं, तो अगर खेत का चुनाव की हम बात करें तो खेत की चुनाव हमारे किसान भाई किस प्रकार से करेंगे कि किस खेत में अरहर लगाया जाए? अरहर की खेती के लिए हमें जो हमारा टाँड़ ज़मीन है उसमें हम अरहर का खेती के लिए हम लोग अनुशंसित करते हैं, जहाँ पर ज़मीन में पानी न रुके और उसमें पानी बह करके बाहर चला जाए, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो। और वो अरहर जो है लगभग सभी खेतों में किया जा सकता है, सभी मिट्टियों में किया जाता है, लेकिन अगर इसमें दोमट बलुआ मिट्टी हो तो ज़्यादा अच्छा है। और इसकी खेती के लिए आप बढ़िया ढंग से खेत की अच्छी तरह से जुताई कर लें। जुताई करने के बाद उसमें अच्छी तरह से उसको पाटा लगा करके समतल कर लें। जो है समतल करने के बाद उसमें अरहर जब लगाने के लिए चलेंगे, अंतर्वर्ती बात है, तो अरहर के साथ साथ हमें दूसरी जो फसलें हैं उसको भी लेने के प्रयास करना चाहिए। जैसे अरहर के साथ हमें उड़द, अरहर के साथ हमें मूंग, अरहर के साथ हमें मूंगफली, अरहर के साथ हमें मक्का, इन सबको सावधानीपूर्वक उसमें लगाने का प्रयास करना चाहिए। अरहर की जो एक लाइन अरहर रहे और 2 लाइन उड़द, या 1 लाइन अरहर 2 लाइन मूंग, 1 लाइन अरहर 2 लाइन मूंगफली, 1 लाइन अरहर 2 लाइन सोयाबीन का भी खेती उपयोगी है, इस क्षेत्र में किया जा सकता है। कहीं कहीं पर अरहर के साथ लोग जो है तिल भी खेती कर लेते हैं। तो अगर आप संभव हो तो आप दलहन से दलहन अरहर, उड़द, अरहर, मूंग, अरहर, सोयाबीन का आप उपयोग करें। और इसके लिए लगाने के लिए अच्छी तरह से समतल की हुई ज़मीन पे 1 लाइन अरहर लगाने के बाद 1 फीट छोड़ करके पुनः जो है 2 लाइन आप जो है उड़द लगाएं, मूंग लगाएं, सोयाबीन लगाएं या मूंगफली लगाएं। तो इस तरह से आप करने से हमें अतिरिक्त लाभ मिल जाता है, क्योंकि दोनों में कंपटीशन नहीं रहता है। अरहर की जो ये अवधि है ये लगभग 120 से लेकर के 240 दिन का अलग अलग रूपों में अलग अलग इसका आयु का पौधा लगता है। और हमारा उड़द, मूंग और ये सब जो हैं हमारे 90 दिन के पौधे रहते हैं, लगभग 70 से लेकर के 90 दिन। तो हम पहले उड़द, मूंग या मूंगफली लेकर के उसको निकाल लेंगे या सोयाबीन लेकर के निकाल लेंगे। उसके बाद हमारा जो खेत बचेगा उसमें हम अरहर का उपयोग करेंगे। तो जब प्रभेद की बात आती है तो उन्नत प्रभेद अरहर में कौन कौन सी? अरहर का जो प्रभेद है हमें ये ध्यान रखेंगे कि हमें ऐसी स्थिति में हम ये मध्यम या अधिक अवधि की लें। तो मध्यम अवधि में हमें अरहर जब लेते हैं तो उसमें हमारे पास जैसे बतलाया जाता है कि हमें मालवी 3, मालवी
6, मालवी 9, ये सब जो है लंबी अवधि की अरहर है। मालवी 13, ये मध्यम अवधि मतलब 190 दिन 180 से 190 दिन की रहती है। जैसे पूसा 992 या जो है लक्ष्मी, आशा, ये सब वेराइटियाँ जो हैं, शारदा, ये सब जो है आपका 150 से 180 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। लेकिन लंबी अवधि में जैसे आपका बहार, बिरसा अरहर 2 और नरेंद्र अरहर 2, नरेंद्र अरहर 1, ये सब जो है जो अधिक अवधि की हैं, इन सबको लगाते हैं। कम अवधि में अगर लगाना होता है जैसे उपास 120, इन सबको लगाने से हमें जो है कम अवधि में मिलता है। लेकिन हमारा उद्देश्य रहना चाहिए कि हमारा पौध लगा है उसमें मध्यम अवधि या अधिक अवधि की जो है अरहर लगाएं। अरहर लेते समय विशेष सावधानी रखेंगे, उसका जो बीज रहेगा उसको अच्छी तरह से राइजोबियम से उपचारित कर लेंगे। 10 किलोग्राम बीज के लिए 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर का उपचार करना होगा। उसके साथ साथ हमें पीएसबी, फास्फोरस सॉल्विंग बैक्टीरिया, इसको लगाना होगा। सर्वप्रथम हमें इसमें फफूंदनाशी जो लगाते हैं हम, जैसे बेबिस्टीन का उपयोग कर लेंगे और उसके बाद जो है हम उसमें क्लोरोपाइरिफास कीट न लगे, जिससे कि उसमें कोई नुकसान न होने पाए। और तीसरे सिस्टम पे हम आते हैं राइजोबियम कल्चर, और लास्ट में हम जो है उसमें पीएसबी लगाते हैं। कल्चर करके ही लगाएंगे तो हमें अधिकतम लाभ होगा, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन होता है, हमारा अरहर भी करेगा, हमारा उड़द करेगा, मूंग करेगा, सोयाबीन करेगा, तो हवा से नत्रजन हमें जो है लगभग 40 से 45 किलोग्राम नत्रजन एक्स्ट्रा मिल जाएगा हमारी ज़मीन में, तो हमारी ज़मीन उर्वर हो जाएगी। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे तो हमारे क्षेत्र में ज़मीन की उर्वरता भी बढ़ेगा। हमारा दलहन वर्ष जो ये घोषित किया गया है इस साल प्रधानमंत्री के द्वारा 2016, तो उसमें हम अधिकतम लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो ये, लेकिन अब हम जानना चाहेंगे कि जब दलहन लगाए हैं हमारे किसान भाई और अंतर्वर्ती फसल की भी आप बात कर रहे हैं, तो ऐसे में उर्वरक का बहुत ही अहम रोल होता है। तो उर्वरक कितनी मात्रा में और कब कब दें, इसके लिए हमारे किसान भाई क्या? अरहर में या उड़द और मूंग में, इन सब में हमें कंपोस्ट की खाद 50 कुंतल प्रति हेक्टेयर, अर्थात 1 ट्रैक्टर पर हेक्टेयर आपको ज़रूरत पड़ता है। इसमें नत्रजन और फास्फोरस, पोटास, इसमें 25 नाइट्रोजन, 50 फास्फोरस और 25 पोटास, इस दर से हमें बेसल डोज में देंगे। और शुरू में ही हमें जो भी खेत की तैयारी की है और बीज के साथ हमें नत्रजन और फास्फोरस और पोटास, यही जो 25 किलोग्राम नत्रजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 25 किलोग्राम पोटास, इसके दर से हम जो है अपने खेत में देंगे तो हमें इसका लाभ मिलेगा, अत्यधिक लाभ मिलेगा। अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो हमारे जो प्रधानमंत्री का बात है कि इस साल को 2016 को दलहन वर्ष बनाया जाए, तो उसमें आप भी भागीदार होंगे, और जब आप भागीदार होंगे तो देश आगे बढ़ेगा। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे किसान भाइयों को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आप जाइए अरहर की तैयारी के लिए और हम जाते हैं अपने अगले अंक की तैयारी करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास में कोई सुझाव है या फिर किसी तरह की आपकी समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं, तो घबराइए नहीं, उठाइए कॉपी और कलम और लिख डालिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।